एज ए रिटेल इन्वेस्टर अगर आप डायरेक्टली स्टॉक या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सबसे पहले आप अपना रिस्क एपेटाइट देखते हैं और आपके हिसाब से कौन सा फंड ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा उसे आप सेलेक्ट कर रहे होते हैं। जैसे लार्ज कैप की बात करें तो वो कम वोलेटाइल माना जाता है मिड और स्मॉल कैप की तुलना में, और सबसे ज़्यादा जो वोलेटाइल फंड या फिर डायरेक्टली स्टॉक की बात करें तो स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड आते हैं, और जो मिड कैप होता है वो मॉडरेट होता है, मतलब कि ज़्यादा वोलेटाइल होगा लार्ज कैप से लेकिन कम वोलेटाइल होगा स्मॉल कैप से। अगर आप सितंबर 2024 से अब तक के मार्केट करेक्शन पीरियड को देखेंगे तो लार्ज कैप जो है, अगर हम लोग निफ्टी 50 इंडेक्स की बात करें तो लगभग ये 12% के आसपास टूट चुका है। वहीं पर मिड कैप की आप बात करेंगे तो 15 से 16% का गिरावट हो चुका है, और जब आप स्मॉल कैप कैटेगरी की बात करते हैं तो लगभग 20% के आसपास का करेक्शन हो चुका है। मतलब कि जो सबसे ज़्यादा वोलेटाइल फंड बोला जाता है वो लगभग 20% के आसपास अभी टूटा हुआ है। लेकिन एक ऐसे इंडेक्स की बात करेंगे आज के इस वीडियो में जो कि इससे भी ज़्यादा टूटा हुआ है, लगभग 25% का करेक्शन हो चुका है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स के बारे में, और इनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या होती है और क्या ये आपके लिए फंड अप्रोप्रिएट होगा, किस इन्वेस्टर के लिए ये फंड मील का पत्थर साबित हो सकता है और किन इन्वेस्टर्स को इस फंड से दूर रहना चाहिए। इन सबके रिगार्डिंग डिटेल में बात करेंगे। बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं फिनोबिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। यहां पर मैं क्लियर बता दूं कि ये कोई भी रिकमेंडेशन या फिर सजेशन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो बनाई गई है। जब भी किसी म्यूचुअल फंड या फिर डायरेक्टली स्टॉक को आप पिक करें तो प्रॉपर रिसर्च और अपने एडवाइजर से सलाह जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट जो होता है वो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होता है। आप अपने स्क्रीन पर निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स का जो परफॉर्मेंस है वो देख पा रहे होंगे। अभी कई एएमसी के द्वारा इस पर बेस्ड जो म्यूचुअल फंड है वो लॉन्च किया गया है, जैसे कि निपॉन की बात कर लें, मोतीलाल ओसवाल की बात कर लें, इसके अलावा बंधन की बात कर लें, और अभी हाल ही में एनएफओ जारी किया गया था एक्सिस म्यूचुअल फंड एएमसी के द्वारा। तो टोटल 4 एएमसी के द्वारा इस इंडेक्स पर जो ये फंड है वो लॉन्च किए गए हैं। अगर मैं इस फंड का लॉन्च डेट दिखाऊं तो देखिएगा, मैं कर्सर रख करके डेट दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए यहाँ पर जो डेटा अवेलेबल है वो 11 सितंबर 2024 से अवेलेबल है, और जैसा कि आपको ज्ञात होगा मार्केट जो है वो 27 सितंबर 2024 से लगातार करेक्ट होती ही चली जा रही है। लगातार मार्केट एक तरफा गिर ही रहा है इस डेट से। तो अगर मैं ऑल पर सेलेक्ट करता हूं, यानी कि जब से ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, देखिए ऑल पर मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, जब से ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है तब से जो मार्केट में करेक्शन है आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, लगभग 24.36, यानी मोटा मोटी राउंड फिगर कर दे तो 25% का करेक्शन हो चुका है। ये एनएफओ जो था वो लॉन्च हुआ था 10 रुपये के रेट पर, और आज जो इसका प्राइस देख पा रहे होंगे 7 रुपया 56 पैसे पर आ चुका है। अब जो अलग अलग एएमसी का आप प्रोडक्ट देखेंगे इस इंडेक्स पर बेस्ड, तो वो सभी चूंकि सितंबर में लॉन्च हुए थे और लिस्ट किए गए थे अक्टूबर में, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जो लास्ट क्वार्टर बीता उसमें हैवी करेक्शन देखने को मिला है। वहीं पर जो एनएससी के द्वारा फैक्ट शीट जारी किया जाता है, अगर आप अपने स्क्रीन पर देखें 31 जनवरी 2025 वाला, तो ये जो फैक्ट शीट होता है वो अगर कोई म्यूचुअल फंड इस पर बेस्ड अवेलेबल नहीं भी है तो भी ये बैक डेटा टेस्ट के माध्यम से ये अपना फैक्ट शीट जारी करते हैं। ठीक है, आप अपने स्क्रीन पर देखिए, इनका जो बेस डेट है वो 2005 का है, लेकिन 2005 से अगर आप देखेंगे तो इस पर कोई भी बेस्ड म्यूचुअल फंड अवेलेबल नहीं था। हाल ही में म्यूचुअल फंड इस पर बेस्ड लॉन्च किए जा रहे हैं एमसी के द्वारा, लेकिन ये बैक टेस्ट डेटा के हिसाब से आपको बताया जा रहा है कि इन्होंने सिंस इंसेप्शन यानी 2005 से अब तक का जो रिटर्न इन्होंने दिया है वो 22.9% का दिया है। जब से मार्केट करेक्शन हुआ है तब से ये गिरावट बहुत तेजी से इनके सिंस इंसेप्शन रिटर्न में देखने को मिला है। नहीं तो अगर आप सितंबर से पहले देखते तो इनका जो रिटर्न था वो 24% से भी ज़्यादा था, 24% प्लस था इनका रिटर्न, जो कि अब गिर करके लगभग 23% से थोड़ा सा नीचे यहाँ पर देखने को मिल रहा है। चूंकि क्वार्टर टिल डेट, मतलब ये वाला जो क्वार्टर चल रहा है जनवरी फरवरी मार्च वाला, इसमें अब तक जो गिरावट हो चुका है वो 13% का हो चुका है, और ईयर टिल डेट मतलब कि ये जो 2025 वाला साल शुरू हुआ है जनवरी फरवरी मार्च, अभी क्वार्टर भी सेम है और ईयर भी सेम है, इसलिए रिटर्न जो है निगेटिव में आपको सेम ही दिख रहा है। एक साल में इनका जो रिटर्न है वो निगेटिव में है, 5 साल में जो इनका रिटर्न है वो आप देख पा रहे होंगे लगभग 26% के आसपास, और सिंस इंसेप्शन जो इनका रिटर्न है लगभग 23% के आसपास आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर इनके इन्वेस्टमेंट स्टाइल की हम लोग बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं टोटल निफ्टी 500 यानी 500 कंपनी को टारगेट किया जाएगा, जिसमें से लार्ज कैप की 100 कंपनी,
मिड कैप की 150 कंपनी और स्मॉल कैप की 250 कंपनी में से मोमेंटम के बेस पर 50 स्टॉक को चुना जाता है और उसमें आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है। अब ये मोमेंटम क्या होता है, तो पिछले 6 महीने में और 12 महीने में जिस भी स्टॉक ने प्राइस वाइज सबसे ज़्यादा रिटर्न बना करके दिया होगा उसे यहाँ पर पिक किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये भी समझना है कि जो सबसे ज़्यादा रिटर्न बना करके देगा उन सभी को एक नॉर्मलाइज्ड मोमेंटम स्कोर दे दिया जाएगा। ठीक है, और इनका वेटेज कैसे तय होता है, इनका वेटेज तय होता है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। अब फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, मान लीजिए कोई कंपनी ABC है जिसका पब्लिक डोमेन में 1000 शेयर अवेलेबल है। ठीक है, 1000 शेयर्स इनके अवेलेबल हैं, एक शेयर का प्राइस जो है वो 10 रुपये है। तो इस कंपनी का फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या हो जाएगा, जितना पब्लिक डोमेन में शेयर अवेलेबल है और एक शेयर के प्राइस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल जो है वैल्यू आ जाएगी 10,000। तो इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना बोला जाएगा, वो बोला जाएगा 10,000 रुपए का। इसी तरीके से लार्ज कैप कंपनी, मिड कैप कंपनी और स्मॉल कैप कंपनी, चूंकि लार्ज कैप का मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज़्यादा होता है तो जो 50 स्टॉक चुने जाएंगे उसमें जो वेटेज होगा वो लार्ज कैप का सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद मिड कैप का ज़्यादा होगा और अंत में स्मॉल कैप का सबसे कम होगा। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से हम लोग यहाँ पर इनका वेटेज तय कर रहे होते हैं। अगर मैं आपको इनका फंड डिस्ट्रीब्यूशन दिखाऊं तो और ज़्यादा तस्वीर आपके सामने क्लियर होगी। स्क्रीन पर आप निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स देख पा रहे होंगे और अगर मैं इनका फंड डिस्ट्रीब्यूशन दिखाऊं तो आंकड़े आपके सामने हैं। देखिए यहाँ पर अगर अभी आप देखेंगे तो मिड कैप का एक्सपोजर 50% से बढ़ चुका है, जबकि अगर आप कुछ समय पहले यानी मार्केट जब करेक्ट हुआ था उससे पहले अगर आप देखते तो यहाँ पर लार्ज कैप का एक्सपोजर सबसे ज़्यादा था। अभी देखेंगे तो लार्ज कैप का एक्सपोजर लगभग 31-31.5% के आसपास आ चुका है और स्मॉल कैप का एक्सपोजर 18.5% के आसपास आ चुका है। तो आखिर ये चीज़ें हो क्यों रही हैं, पहले लार्ज कैप ज़्यादा हुआ करता था, अब मिड कैप ज़्यादा हुआ कर रहा है। तो ये चीज़ें मैनुअली नहीं की जाती बल्कि ऑटोमेटिक होता है। ऑटोमेटिक कैसे, जितने भी 500 स्टॉक्स हैं निफ्टी 500 में उन सबको पहले एक नॉर्मलाइज्ड मोमेंटम स्कोर दिया जाएगा कि पिछले 6 महीने में, पिछले 12 महीने में किस स्टॉक ने कैसा परफॉर्म किया है। जितना ज़्यादा जो रिटर्न बना करके देगा उतना ही ज़्यादा उसका मोमेंटम स्कोर हाई होगा। मोमेंटम स्कोर देने के बाद से हम सबको फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन और जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर है हाईएस्ट आएगा उसके हिसाब से हम लोग वेटेज तय करेंगे। तो अभी अगर आप देखेंगे तो लार्ज कैप में करेक्शन हुआ है, मिड कैप की बात करें तो अभी भी ये ओवर वैल्यूड है, मतलब कि जितना करेक्शन होना चाहिए था अभी उतना करेक्शन नहीं हुआ है। इसी वजह से मिड कैप जो है वो अभी भी मोमेंटम में दिख रहा है और चूंकि यहाँ पर कोई भी मैनुअली काम नहीं होता है, सब कुछ मैथमेटिकली कैलकुलेट हो रहा है कि कौन ज़्यादा रिटर्न दिया है। तो अभी भी ज़्यादा रिटर्न किस में दिख रहा है, मिड कैप में दिख रहा है, क्योंकि मार्केट सबसे ज़्यादा जो ओवर वैल्यूएशन है वो मिड कैप का ही है। और इसी वजह से अभी के डेट में अगर आप इनका फंड डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो मिड कैप में इनका एक्सपोजर ज़्यादा दिख रहा होगा। अगर आज से लगभग 3 महीने 4 महीने पहले अगर आप देखते तो लार्ज कैप का एक्सपोजर वहाँ पर ज़्यादा दिख रहा होता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको केवल फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन नहीं देखना है बल्कि मोमेंटम स्कोर भी देखना है। तो मोमेंटम स्कोर जो है वो मिड कैप का ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर करेक्शन अभी कम हुआ है। बाकी स्मॉल कैप की बात करें तो उसमें 20% के आसपास करेक्शन हो चुका है। लेकिन आपको ये भी समझना है कि स्मॉल कैप का मार्केट कैपिटलाइजेशन कम होता है, अगर रिटर्न मिड कैप से ज़्यादा भी वो बना करके दे लेकिन वो ऊपर नहीं आ सकते। लेकिन मिड कैप की कंपनी और लार्ज कैप की कंपनी में अगर आप देखेंगे तो रिटर्न अगर बहुत ज़्यादा हो गया और लार्ज कैप का रिटर्न बहुत कम हो गया और फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन से अगर वो ज़्यादा आ रहा है तो उसका एक्सपोजर यहाँ पर बढ़ जाएगा। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए अब ये जब प्रोडक्ट लॉन्च किया गया था तो बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर इसमें पैसे को इन्वेस्ट किए थे। नो डाउट उनका पैसा अभी निगेटिव में होगा। देखिए, जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड में या फिर किसी भी प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपना रिस्क एपेटाइट के साथ साथ उस फंड का क्या नेचर होने वाला है जब आप समझेंगे तभी आपको आपके लिए बेस्ट अप्रोप्रिएट प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होगा, इवन स्मॉल कैप से भी ज़्यादा वोलेटाइल होगा। क्यों, क्योंकि स्मॉल कैप में भी अगर आप एक्टिव स्मॉल कैप को देखेंगे तो फंड मैनेजर जो है वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक को चुनता है ताकि वह मार्केट करेक्शन पीरियड में आपको एक डाउन साइड प्रोटेक्शन दे। इसके अलावा स्मॉल कैप की जब आप बात करते हैं तो वहाँ पर मिनिमम 65% ही स्मॉल कैप में डालना है, बाकी का 35% जो है वो फंड मैनेजर के ऊपर है कि आपको डाउन साइड प्रोटेक्शन देने के लिए वो लार्ज कैप या फिर मिड कैप का भी एक्सपोजर ले सकता है या फिर अगर वो चाहे तो जो डेट फंड होता है उसमें भी कुछ एक्सपोजर डाल सकता है। रिस्ट्रिक्शन बस इतना है कि स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड में मिनिमम 65% एक्सपोजर जो है वो स्टॉक स्मॉल कैप का होना चाहिए। लेकिन जब आप इस इंडेक्स की बात करते हैं तो इस इंडेक्स में
एक तो आपका डेट का कोई भी एक्सपोजर नहीं होगा, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों होगा। ये फ्लैक्सी कैप की तरह बिहेव करेगा। देखिए फ्लैक्सी कैप में कैटेगराइज भी किया गया है, फ्लैक्सी कैप की तरह बिहेव करेगा। लेकिन यहां पर स्टॉक्स के फंडामेंटल की बात ही नहीं होती है। हमने ये नहीं देखा कि जो एक्सपोजर आपका एबीसी कंपनी में जा रहा है क्या वो फंडामेंटली स्ट्रांग है या नहीं। हमने केवल ये देखा कि 6 महीने में अगर इसमें पंप डंप करके भी इसके प्राइस को बढ़ा दिया गया है तो ये मोमेंटम इसमें आ जाएगा। तो हमने केवल मोमेंटम को चेक किया है, हमने उसके फंडामेंटल को चेक नहीं किया है। तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की फंड हो जाता है। क्यों? क्योंकि कोई भी स्टॉक है अगर पंप डंप करके उसके प्राइस को बढ़ा दिया गया है तो 6 महीने में अच्छा रिटर्न बना करके देगा ही देगा। और हमने केवल रिटर्न को चेक किया, मतलब कि मोमेंटम को चेक किया। इसी वजह से ये फंड जो है वो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है। अब देखिए जब मार्केट करेक्ट होती है तो चूंकि यहां पर फंडामेंटल की बात नहीं है तो केवल जो रिटर्न दे रहे थे वो तेजी से गिरेंगे भी, क्योंकि हो सकता है उसमें पंप डंप भी किया गया हो। तो जितना तेजी से बढ़ रहा है उतना तेजी से ये नीचे भी गिरेगा। लेकिन जब मार्केट सही सिचुएशन में आएगी तो उतने ही तेजी से ये फिर से ऊपर भी जाएगा, क्योंकि यहां पर किसी के इमोशंस के बेस पर स्टॉक्स का सिलेक्शन नहीं होता है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ मोमेंटम के बेस पर जो स्टॉक्स अपने आप को प्रूव कर रहे हैं वो यहां पर सेलेक्ट होते हैं। अब उसमें कुछ कंडीशन ऐसे भी हो सकते हैं कि मान लीजिए कि 50 स्टॉक चुने जा रहे हैं, उसमें से 2-3 स्टॉक पंप डंप करके बढ़े हों और बाकी हो सकता है कि अपने पोटेंशियल के हिसाब से बढ़े हो। तो इस हिसाब से आपका चीज़ें डिसाइड हो रही होती है। मतलब कि यहाँ पर टोटली जो है वो मोमेंटम के आधार पर आपके स्टॉक का सिलेक्शन हो रहा है। जब मार्केट गिरती है तो ये बहुत तेज़ी से गिरेंगे भी, क्योंकि इसमें प्राइस रिटर्न बहुत तेज़ी से बढ़ चुका था और इस वजह से इनका फंडामेंटली चेक नहीं किया गया और इस वजह से ये तेज़ी से नीचे गिर रहा है। लेकिन जब मार्केट सही होगी तो ये फिर से बहुत तेज़ी से ऊपर बढ़ेंगे। तो इसी तरीके से ये बिहेव करता है। ठीक है। अब यहाँ पर जो फंड जितना ज़्यादा वोलेटाइल होता है उसमें रिटर्न उतना ज़्यादा बनने की संभावना रहती है। अगर आप देखें ये एक इंडेक्स होने के बावजूद भी अगर आप 3 महीने 4 महीने पहले का रिटर्न देखते तो 24% से ऊपर का रिटर्न देखने को मिलता। स्मॉल कैप कैटेगरी में अगर एक्टिव फंड में भी अगर आप देखेंगे तो पिछले 10 साल 12 साल 15 साल का अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे तो बहुत कम ऐसे फंड होंगे जो कि 24% का एनुअल रिटर्न आपको बना करके देंगे। लेकिन इस इंडेक्स ने बैक टेस्ट डेटा के हिसाब से प्रूफ किया है कि हम 24% का रिटर्न बना करके दे रहे हैं। ये कोई गारंटी नहीं होती है, लेकिन पिछला जो डेटा अवेलेबल है उसके हिसाब से एनएससी ने ये कैलकुलेट करके बताया हुआ है। ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये फंड बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, या तो ऊपर जाएगा बहुत तेजी से या तो नीचे जाएगा बहुत तेजी से। तो जब जब मार्केट में करेक्शन हो रहा है वहां पर अगर आप लमसम करते हैं तो आपका रिटर्न और तेजी से बढ़ेगा। जैसे अभी आप अगर देखें तो ये 25% का गिरावट हो चुका है। अगर इसके वर्तमान एनएवी की बात करें हम लोग तो ₹7.56 के आसपास है। मान लेते हैं कि कोई एक रिटेल इन्वेस्टर है जो कि इस समय 1 लाख रुपया इस फंड में डालता है, 1 लाख रुपया इस फंड में डालता है, तो उसे कितने एनएवी कितने यूनिट्स अलॉट होंगे? टोटल 1 लाख डिवाइडेड बाई ₹7.56। ठीक है। आंकड़े आपके सामने हैं। टोटल उसको जो यूनिट अलॉट हो जाएंगे वो 13,227 यूनिट अलॉट हो जाएंगे। और मान लेते हैं कि अपना जो बेस रेट जिस पर ये लॉन्च हुआ था ₹10 एनएवी उस पर आ गया तो आपका जो वैल्यू बन जाएगा वो बन जाएगा ₹1,32,275। मतलब कि ये गिरा लगभग 24-25%। और जैसे ही मार्केट अपने लेवल पर आएगा ₹10 के एनएवी पर तो आपको 32% का यहां पर प्रॉफिट हो जाएगा। गिरा 25% और उठेगा 32%। कैसे? क्योंकि यहां पर जो हम गिरावट देख रहे हैं वो ₹10 के बेस रेट से देख रहे हैं, लेकिन जब ये उठेगा तो अभी जो मार्केट है ₹7.56 इस बेस रेट से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो ये जब बेस रेट है तो हमारा गिरावट कम दिख रहा है, लेकिन जब इस बेस रेट को लेकर के और आगे ₹10 तक जाएंगे तो हमारा जो उछाल होगा वो इससे ज़्यादा दिखेगा। तो यही चीज़ें आपको समझनी होती है कि मार्केट में जब करेक्शन हो रहा है तो वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है। अगर आपने ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो आप इसको एवरेज कर सकते हैं, क्योंकि देखिए धीरे धीरे मार्केट में अब सुधार आना शुरू होगा। इंडियन इकोनॉमी की बात करें, जो निगेटिविटी बनी हुई थी जो सेकेंड क्वार्टर के रिजल्ट को लेकर के, अगर आप थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट देखेंगे कंपनीज का तो वहां पर कुछ सुधार हुआ है। जैसे सेकेंड क्वार्टर में तो लगभग सबका बहुत बेकार रिटर्न मतलब कि जो परफॉर्मेंस था वो आया था, लेकिन थर्ड क्वार्टर में देखेंगे तो कुछ कंपनियों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, कुछ कंपनियों का एवरेज है, कुछ कंपनियों का बिलो एवरेज है। इसके अलावा अभी हाल ही में इन्फ्लेशन का जो डेटा आया है इंडिया से वो भी अच्छा आया है, यानी कि इन्फ्लेशन जो है वो इंडिया में क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। तो जैसे इकोनॉमी में सुधार आएगी वैसे ही कंपनी के परफॉर्मेंस में भी सुधार आएगी, क्योंकि कंपनी के परफॉर्मेंस
को ही रेप्लिकेट करके इकोनॉमी हमें दिखाती है कि कैसे इकोनॉमी परफॉर्म कर रही है। तो जब कंपनी का परफॉर्मेंस थर्ड क्वार्टर में थोड़ा सा सुधरा है, फोर्थ में अगर और सुधरेगा तो हमारी इकोनॉमी भी अच्छा परफॉर्म करने लगेगी। और जैसे ही इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म करेगी तो अभी जो एफआईआई जो हमारे मार्केट को छोड़ करके जा रहे हैं वो भी यहाँ पर पैसे इन्वेस्ट करने लगेंगे। और जब उनका फिर से वो बैक आएंगे इंडियन मार्केट में तो फिर से इंडियन एक तरीके से बाउंस बैक कर सकती है और आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है। देखिए ये गिरावट जो है वो टेम्परेरी है। अगर आपका लॉन्ग टर्म का विजन है, अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कम से कम 10 साल का टाइम होराइजन आपका होना चाहिए, ठीक है। और 10 साल में मार्केट कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, कितना नीचे गिर गया, अभी तो आपको पैसे की जरूरत है नहीं ना, क्योंकि लॉस तो आपका तब होगा ना जब आप अपने पैसे को निकालेंगे। जब आप अपने पैसे को निकाल ही नहीं रहे हैं बल्कि उसमें और पैसा इन्वेस्ट करते जा रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, वो एवरेज आउट हो रहा है। मान लीजिए किसी ने 10 रुपये के एनएवी पर इन्वेस्टमेंट किया था, आज उसके पास मौका है, अगर आपके पास फंड है तो अगर आप उसमें डालेंगे तो 7.56 रुपये के हिसाब से आपको एनएवी अलॉट होगा। और एवरेज करने के लिए इन दोनों को भाग करके और डिवाइड कर देंगे 2 से। जैसे मान लीजिए 1 लाख आपने इस रेट पर इन्वेस्ट किया और 1 लाख इस रेट पर, तो टोटल आपका जो एनएवी हो जाएगा वो इन दोनों का एवरेज निकल जाएगा। तो इस तरीके से लॉन्ग टर्म में आप यहाँ से अच्छा खासा बेनिफिट बना सकते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। उम्मीद करता हूँ कि ऐसे रिटेल इन्वेस्टर जिनका रिस्क एपेटाइट बहुत ज़्यादा है, जो रिस्क ले सकते हैं और 10 साल तक आपको छूना ही नहीं है उस फंड को, उनके लिए ये फंड है। अगर आपका शॉर्ट टर्म का पीरियड है जैसे 5 साल या फिर उससे भी कम, तो इस फंड से आपको दूर रहना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा ये वोलेटाइल होगा। इवन स्मॉल कैप से भी ज़्यादा वोलेटाइल हो सकता है। मैंने आपको सब कुछ प्रैक्टिकली दिखा दिया। उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी मैं यहाँ पर जरूर मेंशन करना चाहूँगा कि रिकमेंडेशन सजेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो है। आप अपना खुद का रिसर्च जरूर कर लीजिएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरा एफर्ट कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और ऐसे महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ।